हाय फ्रेंड्स। आज हम इस क्लास में शुरू करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, है ना। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस क्या होता है? थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जानने से पहले आप मेरे को बताइए, व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस किसे कहते हैं? द चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। यानी चेंज ऑफ ए स्टेट मीन्स एक स्टेट था, अगर स्टेट को परिवर्तन हम करते हैं यानी बदलते हैं तो उस स्टेट में जाता है। ऑन दैट वे, ऑन दैट पाथ, और टू चेंज द स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, द वे और द पाथ which it is followed, that is known as a process। यानी एक प्रोसेस तभी होता है जब किसी सिस्टम का स्टेट में परिवर्तन होता है। आप समझ गए? तो प्रोसेस ऑलवेज दो स्टेट के बीच में होता है। तो हम पढ़ रहे हैं अभी थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? अच्छा, थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है? and the process which is based on the thermodynamic aspect। जो प्रोसेस थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट पर बेस है उसको हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलेंगे। थर्मोडायनामिक प्रोसेस कितने तरह के होते हैं? नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस, नंबर 2 एडियाबैटिक प्रोसेस, नंबर 3 आइसोबैरिक प्रोसेस, नंबर 4 आइसोकोरिक प्रोसेस, नंबर 5 साइक्लिक प्रोसेस, नंबर 6 इरिवर्सिबल प्रोसेस, नंबर 7 रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है, पहले विल डिस्कस आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस व्हिच इज कैरिड आउट अंडर ए कांस्टेंट टेम्परेचर और द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। प्रोसेस शुरू होने से खत्म होने तक अगर वो प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी वो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो हम उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन के समय पर मान लीजिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। इसके बीच में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स क्या है ना? द हीट विल बी एवॉल्व्ड। सो इसमें से जो हीट निकलता है, जो रिएक्शन में से या सिस्टम में से, दैट हीट में ट्रांसफर टू द सराउंडिंग टू रिमेन और टू मेक द टेम्परेचर कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। यानी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें से जो हीट एवॉल्व होगा वो हीट बाहर जाके सराउंडिंग के साथ मिल सकता है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसको हीट चाहिए, तो क्या होगा? बाहर से सराउंडिंग से द हीट कैन कम टू द सिस्टम सो दैट टू एक्टिवेट द रिएक्शन, बट टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। आप समझ गए? यानी इसके अंदर से, सिस्टम के अंदर से हीट एनर्जी बाहर जाने का संभावना है और बाहर से इसके अंदर आने का भी संभावना है, मगर द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। जब तक प्रोसेस चलेगा टेम्परेचर उसका क्या होगा? कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी हम उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कह सकते हैं। यानी dt इज इक्वल टू 0, dt और चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 और टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अब दूसरा देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इन व्हिच थ्रू आउट द प्रोसेस नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का आना जाना बिल्कुल ही नहीं होता है। तो क्या कैसे होगा ये संभव? आप देखिए, मान लीजिए ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम को हम ऐसे बना देंगे, यानी प्योरली इन्सुलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड, सो दैट द हीट एनर्जी विद इन द सिस्टम कैन नॉट गो आउटसाइड और द हीट एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड कैन नॉट कम इनटू द सिस्टम और फ्रॉम द सराउंडिंग टू द
सिस्टम। अगर इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो इसी के अंदर ही हीट रहेगा, इसका अंदर का टेम्परेचर बढ़ सकता है अगर हीट एनर्जी, बिकॉज हीट इज द कॉज ऑफ टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज द इफेक्ट ऑफ हीट, है ना। तो अगर इसके अंदर हीट बढ़ जाता है तो इसका टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर बढ़ सकता है सिस्टम का। अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है विदिन द सिस्टम, within the system the heat will be absorbed by the reactants and the reaction will go on and the temperature of the system will be decreased। समझ गए आप? यानी सिस्टम में अगर हीट बढ़ता है या हीट घटता है उसी के अंदर ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, लेकिन हीट कैन नॉट गो आउटसाइड एंड कैन नॉट कम फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। तो इसको हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। तो डी क्यू इज इक्वल टू 0 और चेंज इन हीट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, द प्रोसेस व्हिच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी थ्रू आउट द प्रोसेस द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी प्रोसेस शुरू होने से खत्म होने तक उसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, है ना। प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है। ये एक कॉमन सा एग्जाम्पल है, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज कांस्टेंट फॉर आवर सराउंडिंग्स। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई एक रिएक्शन करते हैं, सिस्टम लेते हैं और उसमें कोई प्रोसेस करते हैं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। समझ गए आप? तो यहाँ dP इज इक्वल टू 0, यानी चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी थ्रू आउट द प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी चेंज्ड एट ऑल एंड दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ये कैसे संभव है? मान लीजिए हम एक लेते हैं, वेसल लेते हैं, जो वेसल क्लोज्ड है और द वॉल्यूम इज स्टैग्नेंट, यानी इट कैन नॉट एक्सपैंड, है ना, वो एक्सपैंड नहीं करेगा, यानी वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर इसके अंदर हम कुछ प्रोसेस करते हैं, टेम्परेचर रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन के अंदर जो भी हो उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता है, किसका? वो जो सिस्टम का। तो दैट विल बी टर्म्ड एज ए आइसोकोरिक प्रोसेस और वी कैन कॉल इट एज dV इज इक्वल टू 0 और चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, तो इसको बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। तो उसके बाद आ गया साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस व्हिच कम्स टू द ओरिजिनल स्टेट आफ्टर ए सीरीज ऑफ चेंज। सीरीज ऑफ चेंज के बाद अगर कोई प्रोसेस अपने ओरिजिनल पे स्टेट पे आ जाता है तो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल हम अच्छा लेते हैं, ह्यूमन, हम आदमी पंचभूत महाभूत से बनते हैं, क्या क्या? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्काई, है ना। ये जो 5 बनता है उसको अगर हम और भीतर अंदर जाएं तो कार्बन, ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो भी हो हमारे शरीर जिस एलिमेंट से लेके पहले बनता है वो साइकिल का हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, माँ के पेट से शुरू होकर बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, जवान के बूढ़ा होते हैं, बूढ़ा होते हैं, फिर मरते हैं। मरने के बाद क्या होता है? जिस एलिमेंट से हमारा बॉडी बनता है वो एलिमेंट्स अगेन दे आर कन्वर्टेड टू देयर ओरिजिनल स्टेट और एलिमेंटरी स्टेट, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, है ना। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। वाटर साइकिल, वाटर वेपर में होता है, वेपर फिर जाता है, फिर पानी में परिवर्तन होता है। इट इज ऑल्सो ए साइक्लिक प्रोसेस, है ना। तो वाटर साइकिल की प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड साइक्लिक प्रोसेस, मेनी साइक्लिक प्रोसेसेस आर देयर इन आवर डेली लाइफ वी आर एक्सपीरियंसिंग, है ना। उसके बाद क्या हुआ? इरिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस? हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा था, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पढ़ रहे हैं। Irreversible process is nothing but the process which occurs very rapidly, and it does not occur with infinitesimally slowly, यानी ये धीरे का सवाल नहीं होता है, अचानक घट जाता है, ठीक है ना। और इसका
सराउंडिंग के साथ इट नेवर रिमेन्स विथ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन होता है। अभी आप एक क्रैकर्स को जला रहे हैं ना, क्रैकर जब बस्ट करता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ रैपिड रिएक्शन, रिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा, अगर हमारा दूध में हम थोड़ा सा कोई एसिड वगैरह डाल दें या लेमन का जूस डाल दें या खट्टा चीज़ को डाल देते हैं, वो तुरंत ही क्या होता है, पनीर बन जाता है। तो वो भी तुरंत ही हो जाता है। सो दैट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। सारे हमारे जो सराउंडिंग्स में जितने प्रोसेसेस होते हैं उसमें से मैक्सिमम यानी हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ना। जितने प्रोसेस होते हैं उसमें से बहुत से इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ना। उसके बाद आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस को आइडियल प्रोसेस बोलते हैं बिकॉज ये प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट फिजिबल, बट इट इज हैविंग ए ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द स्टडी ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, है ना। द प्रोसेस विच अकर्स विथ इन्फिनिटेसिमली स्लोली, यानी बहुत धीरे धीरे चलता है। ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे चलता है और एट एवरी पॉइंट इट रिमेन्स विथ इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। ये प्रोसेस सराउंडिंग के साथ एट एवरी पॉइंट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। और सबसे अच्छी बात क्या है, द वर्क विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिवर्सिबल प्रोसेस इज मैक्सिमम। रिवर्सिबल प्रोसेस से जो वर्क ऑब्टेन होता है वो मैक्सिमम होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे है। मान लीजिए आप एक, ये अभी एक पिस्टन है ना, हम जो सिरिंज कर रहे हैं, मान लीजिए ये सिरिंज का ये सिलेंडर है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन को हम यहाँ प्रेस करते हैं, इसके अंदर कुछ गैस है। अभी यहाँ मान लीजिए इसके ऊपर प्रेशर हम डाल रहे हैं P। अगर हम थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ा दें, मान लीजिए वो पिस्टन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दें, मान लीजिए DP बढ़ा दें, P + DP कर दें, चेंज इन प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दें, तो क्या होगा, द गैस विल बी कंप्रेस्ड, यानी द पिस्टन विल अटेन द न्यू पोजिशन, इस जगह पे आ जाएगा। तो चेंज इन डिस्टेंस, मान लीजिए इधर डिस्टेंस कितना L हो गया, है ना, समझ रहे हैं आप। तो इसके अंदर कुछ काम होता है बिकॉज वी आर कंप्रेसिंग। अगर हम प्रेशर थोड़ा सा घटा देते हैं, मान लीजिए P - DP कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पिस्टन इधर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप, पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो ये जो धीरे ऊपर उठता है और प्रेशर ज़्यादा करने से नीचे कंप्रेस होता है, एट दैट टाइम और ड्यूरिंग द चेंज ऑफ दैट टाइम, ड्यूरिंग द चेंज द सिस्टम रिमेन्स इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। सराउंडिंग के साथ ये सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। और ये वेरी स्लोली होता है। हम जो DP डालेंगे बिल्कुल धीरे धीरे हम चेंज करते हैं उसका प्रोसेस को, ठीक है ना। इनफिनिटेसिमली स्लोली द प्रोसेस इज गेटिंग चेंज्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। आप समझ गए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में रैपिडली होती है और इसमें वेरी स्लोली होता है, ठीक है ना। ये सारे प्रोसेस को आप याद रखिए, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, ठीक है ना। अब ये देखिए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? थर्मोडायनामिक का मतलब क्या था, द मोशन ऑफ हीट। तो मोशन ऑफ हीट कैसे इक्विलिब्रियम में आएगा, इफ द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट विथ द चेंज इन टाइम। मान लीजिए प्रोसेस चल रहा है, अभी दिन का 12 बजे, 12 बजे से अगर 1 बजे तक, यानी 1 घंटे के लिए वो प्रोसेस का ना प्रेशर में कोई परिवर्तन आया, ना वॉल्यूम में कोई परिवर्तन आया, ना टेम्परेचर में कोई परिवर्तन आया, यानी ऑल रिमेन्स कांस्टेंट विथ चेंज इन टाइम। तो हम उसको बोले में दैट इज इन द इक्विलिब्रियम। आप समझ गए। यानी उसके अंदर से क्या होगा,
थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विल बी प्रिवेल्ड, उसके अंदर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम रहेगा, है ना। इक्विलिब्रियम स्टेट में, स्टेट वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा ना। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 थर्मल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, नंबर 3 केमिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? मान लीजिए आप देखिए, अभी मैं थर्मल इक्विलिब्रियम, अभी हम एक सिलेंडर ले रहा हूँ, ये सिलेंडर में हमारा इसके अंदर गैस भरा हुआ है, ठीक है ना, गैस भरा हुआ है। ये सिलेंडर का गैस जो भरा हुआ है, अगर सिलेंडर का किसी पोर्शन से, मान लीजिए इसी पोर्शन से द हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द अनदर पोर्शन, यानी यहां से इस पोर्शन को हीट ना ट्रांसफर होगा, ना इस पोर्शन से हीट इस पोर्शन को ट्रांसफर हो सकता है। यानी अगर हम ये पोर्शन को यहाँ ना करके यहाँ भी कर सकते हैं, इतना ना करें ये एक पोर्शन, ये दोनों को एक पोर्शन कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन अस। कोई भी पोर्शन या कोई पार्ट हो, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के लिए नो फ्लो ऑफ हीट इज देयर, वहाँ हीट का फ्लो होना बिल्कुल नहीं होता है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। आप समझ गए? यानी एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन को हीट का फ्लो बिल्कुल नहीं होता होगा, तो हम उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आ गया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नो मैकेनिकल वर्क इज डन बाय वन पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑन अदर पार्ट, यानी एक सिस्टम में अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट पे कोई काम करता है, अभी हम पिस्टन के बारे में बात कर रहे थे, अब इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है ना, ये पिस्टन मान लीजिए एक पार्ट है, ये पार्ट अगर दूसरे पार्ट के ऊपर कोई काम नहीं करेगा, यानी इधर गैस है, ये गैस के ऊपर ये पिस्टन विल नॉट हैव एनी वर्क, यानी ये अपनी जगह रहेगा और ये भी वैसे ही अपनी जगह रहेगा, यानी ये इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा होगा, या गैस का एक्सपेंशन से इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा होगा, यानी ये ऊपर नहीं जा रहा होगा, यानी बोथ विल बी एट इक्विलिब्रियम and they will not have experiencing or they will not be experiencing any work with respect to other, यानी इसके वजह से इसके ऊपर कोई काम नहीं होना चाहिए या इसके वजह से इसके ऊपर कोई काम नहीं होना चाहिए, तब हम इसको क्या बोलेंगे ना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। समझ गए आप, है ना, एक पार्ट दूसरे के पार्ट के ऊपर कोई काम नहीं करता है। तीसरा आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम। In chemical equilibrium, composition of various phases don't undergo any change with respect to time। क्या इसका मतलब? phases means solid हो सकता है, liquid हो सकता है, गैस हो सकता है। मान लीजिए अभी हमारा ये के उस सिस्टम में हमारा सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है। अगर सल्यूट आयन में है या कुछ सल्यूट डिजल्व ना हो के अगर उसके अंदर रह गया, वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, है ना। अगर कुछ सल्यूट डिजल्व ना हो के क्या होगा, सॉलिड स्टेट में मान लीजिए रह गया है, सल्यूट। तो बोला है कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस फेजेस, ये हो गया सॉल्वेंट यानी लिक्विड फेज, और सॉलिड फेज कौन सा हो गया, सल्यूट हो गया। कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस फेजेस डोंट अंडरगो एनी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वो सॉलिड का कोई चेंज ही नहीं होगा और ये लिक्विड का कोई फेज में चेंज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम में जितना परिवर्तन हो जाए ना, क्यों, इधर जितना सॉलिड हो पहले इसी रहा होगा, कुछ समय के बाद उतना ही रहेगा, और लिक्विड जितना रहा होगा उतना ही लिक्विड रहेगा। तो यहाँ क्या हुआ, नो चेंज ऑफ फेज अकर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको बोलेंगे क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम। समझ गए आप? ठीक।